नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। लोकसभा चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो गई है, चाहे वो पार्टी के स्तर पे हो या कोई अन्य संगठन के स्तर पे हो। जो जनहित में काम करने वाले संगठन है, चाहे कोई भी किसी एम्प्लाई, किसी डॉक्टर, किसी नर्स का संगठन है, और ये संगठन सब अपने अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इन लोगों की भी कुछ उम्मीदें हैं और इन लोगों की भी कुछ चाहत है, जो ये लोकसभा चुनाव के दरमियान सभी दलों से अपने ये मैनिफेस्टो समर्पित करने वाले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी एक मैनिफेस्टो बना रही है, जो तमाम दलों को सौंपी जाएगी। इस मैनिफेस्टो में जनहित से जुड़ी समस्याएं जो है उसको इंगित किया जा रहा है। आप जानते हैं भारत सरकार का बजट जो है, हेल्थ बजट, वो काफ़ी कम होता है। पहले तो 1% से भी कम होता है, कुल बजट का 1% से भी कम होता था, जबकि विदेशों में हेल्थ बजट में सबसे ज़्यादा धन आवंटित किया जाता था। किसी किसी देश में तो 10% तक, 20% तक आवंटित किए जाते हैं, लेकिन भारत में अब तक ये मात्र 2% से कुछ ज़्यादा इसकी राशि बढ़ाई गई है। इन राशियों के कारण, इन बजट के कारण, कम बजट के कारण आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर विनय अग्रवाल इन्हीं बातों को लेकर के, बजट को लेकर के, आम समस्याओं को लेकर के एक 52 पेज का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं और वो पार्टियों को सौंपी जाएगी। इन मैनिफेस्टो में क्या क्या डिमांड होगी, लोगों मांग होगी इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, वो उसी को लेकर के जनमानस विवेचना ने उनसे बात की है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे सामने हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, और ये लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उस समय उसको लेकर के मेडिकल डॉक्टरों की ओर से एक मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। उसमें क्या क्या मांग रखी जाएगी, क्या क्या चीज़ शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर के ये बता रहे हैं। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश की लार्जेस्ट डॉक्टर्स की संस्था है, बल्कि संसार की सबसे बड़ी संस्था है। 4 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि देश की हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टरों के थ्रू हमारा भी एक जिम्मेदारी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है, हर बार हम बजट में और बाकी अपनी सलाह देते हैं डिफरेंट पार्टीज़ को। इस बार पहली बार लगभग 2 महीने से इस पर काम हो रहा है कि हम एक हेल्थ मैनिफेस्टो तैयार करें, उसको सभी पार्टीज़ को पहुंचाएं कि हेल्थ के जो कंसर्निंग इश्यूज इस देश में हैं उनको किस प्रकार से एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला दशक जो है वो हेल्थ केयर का होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के बजटरी प्रोविजंस क्या हों, सरकार को किन चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पार्टीज़ को क्या चीज़ करनी चाहिए, राइट टू हेल्थ का क्या मीनिंग है, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, उसमें कुछ करेक्शंस होनी है। आई थिंक अगले 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर दोबारा से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आपके सामने आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। इससे पहले कि हम सरकार को दें, हम सरकार को आपके थ्रू देंगे वो डॉक्यूमेंट, ताकि वो एक अच्छी उपलब्धि हो। उसमें डॉक्टरों की समस्या या जन समस्याओं को लेकर के क्या शामिल किया जा रहा है? देखिए, उसमें ज़्यादातर जन समस्याओं को लेकर ध्यान में रख के किया जा रहा है। कुछ हमारी डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि सरकार एक एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो ला रही है, वो जो स्टैच्यूटरी प्रोविजंस बनते जा रहे हैं वो हमें ज़्यादा टाइट करते जा रहे हैं। हमको थोड़ा सा एक फ्रीडम वाली स्पेस चाहिए, सेफ जोन चाहिए काम करने के लिए। उन सब चीज़ों का भी उसमें, जैसे वायलेंस का ही एक इशू है कि हमको सेफ जोन, सेफ हॉस्पिटल वर्किंग जोन चाहिए।
इस तरीके के इशूज हैं तो उसमें कंसीडर, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पे भी हम बात कर रहे हैं, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी उसमें बात कर रहे हैं, हम बजट प्रोविजंस पे भी उसमें बात कर रहे हैं, हम सैनिटेशन पे भी उसमें बात कर रहे हैं, हम उस पर न्यूट्रिशन पे भी बात कर रहे हैं, हम बीमारियां जो हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उस पर भी बात कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे भी बात कर रहे हैं। तो सरकार में हेल्थ से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क्या सलाह है उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। बजट जो अभी है मेडिकल क्षेत्र के लिए, हेल्थ क्षेत्र के लिए जो बजट है वो उसको आप कितना सही और कितना ये कम या गलत मानते हैं? देखिए, अभी तक काफ़ी समय से सरकारें जो करती आई हैं वो 1.1 के आसपास हमारा जीडीपी का परसेंटेज देते हैं, 1 से 1.6 के बीच में घूमता रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम 2.5% जीडीपी का हेल्थ पर खर्च होना चाहिए। इसके अलावा प्लस जो हेल्थ के अलग डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे आपका सैनिटेशन है, आपका पॉल्यूशन को करने का वो है, सफाई का सारा कार्यक्रम है, इन सब चीज़ों का बजट अलग रखा जाए। इस बार सरकार ने बजट में जो 2.5 किया था उसमें उन्होंने सैनिटेशन और इस सफाई और इस सब चीज़ों को जोड़ दिया था। हमारा कहना है वो एक अलग कंपोनेंट्स हैं, हमें हेल्थ बजट को पर से बढ़ाना चाहिए। अभी जो ये डॉक्टरों की जो समस्या है, काफ़ी ये वायलेंस हुए हैं काफ़ी और पूरे देश में ये सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के आप पर्सनली या आई में किस रूप में इसको ले रहा है और क्या? देखिए, आपने देखा देश भर में इस पे रोष है। दिल्ली में भी आपने देखा कि हमने जो मार्च किया था चलो राजघाट, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग डॉक्टर्स अपने आप स्वेच्छा से आए थे, उन्होंने किया। उसके बाद हमने हेल्थ समिट एक किया जो वायलेंस पे किया, जो ललित होटल में किया था। उसमें हमने एक डिक्लेरेशन भी निकाला कि IMA डिक्लेरेशन ऑन वायलेंस, वो भी एक गया है, दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से आया है, जिसको सब जगह हमने पहुंचाया है। एंड हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान रखेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि सेफ जोन हमें प्रोवाइड करें। हम काम करना चाहते हैं बट हमें हमारी सेफ्टी तो कोई देखेगा ना, उस चीज़ को देख रहे हैं, हम मरना नहीं, मतलब we have put up to the government that there has to be a revival of the Indian medical services. There existed an Indian medical services in this country during the British Empire up to 1948. And there is all the more reason now after the COVID pandemic, the difficulties faced by both the people and the profession in leaving this care in non-medical hands has had a toll both on the doctors and on the profession and on the people. So we believe we have submitted a full document of Indian medical services and all India medical services, which are on the lines of IAS or IPS. There has been an objection that health is a state subject. Law and order is also a health state subject. If law and order can have an IPS, health certainly needs an IMS. So this is our viewpoint on that. The government has been very, they have been looking at it very seriously also. Regarding the National Medical Commission, we would like to make the point that 1,80,915 MBBS graduates are coming out of 706 medical colleges already. What we are concerned is about the quality of the medical education. We are concerned the deficiency in terms of faculty, content, and the oversight. This is one of the very important areas which we expect the National Medical Commission to address. And we have a lot of concerns about young doctors. Recently there have been a lot of suicides among young doctors, which has been rising because of their workload, because of their, the hierarchy even inside the medical profession, which creates a imbalance in what happens in the job satisfaction, is on drugs. So drugs is an important component of the healthcare expenditure. And around 55 million people go below poverty line every year, meeting their healthcare needs. So these things have to be addressed. The drugs form the main expenditure.
outpatient care forms the main expenditure. So whatever is decided should be targeted towards outpatient care also, and also on drugs. So we have an opinion on PMJY. It's a unique initiative by Government of India, unparalleled in its the number of people that are being involved. It's unique. We have some suggestions to better these. We believe that whatever investment has to come from the government for government sector should go directly, not through PMJY. Whatever investment goes into government hospitals, government sector should be directly from the government to the government hospitals and government services. PMJY is a unique instrument. For the patient, it is free in the government hospitals. He should get additional care of purchase for him by the government from private sector and made it available. So the entire emphasis of PMJY should shift to strategic purchase from the private sector. And government hospitals, public sector should be funded directly without being routed to the PMJY. This is an important thing we would put forward. मिलनसारिता के द्वारा जाने जाते हैं कि जितने भी आपस के इश्यूज हैं उनको अगर सॉल्व करने के लिए एक मंत्र है और एक इंसान है, उनका नाम डॉक्टर आरबी अशोक है। मैं इसके साथ साथ हमारे, आप जानते हैं डॉक्टर शरद अग्रवाल जो हमारे इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आप सबसे इनका मुखातिब कई बार हुआ है और आप सबको इन्होंने अपने वेरियस इश्यूज के साथ कहा है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल नायक हैं। डॉक्टर अनिल नायक गुजरात से हैं, गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस चांसलर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के, हमारे यहाँ सेक्रेटरी जनरल हैं। और यही नहीं, अपने हंसमुख स्वभाव से और अपने छोटे छोटे वन लाइनर चुटकुलों से जाने जाते हैं। इनका गूढ़ ज्ञान है मेडिकल इश्यूज के साथ, उसमें जितना हम सीरियसली डिस्कस कर रहे होते हैं वो एक लाइनर से उसको इतना आसान बना देते हैं और उसको सरल बना देते हैं। इसके लिए जाने जाते हैं डॉक्टर अनिल नायक। हमारे बिल्कुल साइड पर हैं डॉक्टर क्षितिज बाली। डॉक्टर क्षितिज बाली बाय प्रोफेशन यूरो सर्जन है। बाली नर्सिंग होम आप जानते हैं जो वेस्ट दिल्ली का सबसे पुराना नर्सिंग होम है, वो चलाते हैं, उसको चला रहे हैं। और बहुत ही सिंपल सरल और जिस प्रकार से मैं कहूँगा एक बहुत ही